अच्छा, यहां कुछ लिखूंगा तो नजर आएगा। बीएफडी का ना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिससे पक्का पक्का सवाल आता है। हाँ, हो सकता है कि जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उससे सवाल हो, या फिर ना एक करेंसी पढ़ाना है मैंने, टॉपिक फॉरेन करेंसी। बाज़ औक़ात वो करेंसी के साथ भी मिक्स हो जाता है, या मैंने आगे चैप्टर पढ़ाना है जिसमें बिजनेस रिस्क को इनकॉर्पोरेट किया करूंगा, उसके साथ भी मिक्स हो सकता है। यानी मैं पढ़ाने लगा हूं आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। तो इस चैप्टर में मैंने जो कुछ रखा हुआ है उस पे भी फुल फ्लैज क्वेश्चन आ सकता है, 20, 25, इवन के 30 नंबर तक का। या फिर यही सारा कॉन्सेप्ट आगे मैंने 2 दफा फिर दोबारा पढ़ाना है। यानी एक टॉपिक पढ़ाना है जिसमें मैंने बिजनेस रिस्क डालने हैं, ये टॉपिक उसके साथ फिर मिक्स कर दूंगा। फिर एक आगे चल के चीज पढ़ानी है फॉरेन करेंसी, ये फिर मिक्स कर दूंगा उसके साथ। तो ये चीज मैंने 3 दफा पढ़ानी है। तो अभी फिलहाल मैंने अपनी बुक में इसको चैप्टर 2 बनाया हुआ। ये है बीएफडी का पहला टॉपिक। पक्का पक्का सवाल आता है इसमें से, तो इसको स्टार्ट कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से ना, क्योंकि जो लोग अभी नए नए हैं, जो सीफएफ में पहुंचे हैं और बहुत पुराने नहीं हैं, उन्होंने कैफ पढ़ा हुआ, तो कैफ के कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। तो मैं ना सिर्फ एक क्विक रिकैप, ताकि मैं आपको डिसीजन मेकिंग का जो एसेंस है वो रिवाइज करा के फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग चाहूंगा। तो वो मैं आपको सामने स्क्रीन पे ही, ये मैंने अपनी बुक में बीएफडी की चैप्टर 1 बनाया हुआ है। सवाल नहीं है इसमें, मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का रिकैप दिया हुआ है। और कैफ के कॉस्ट अकाउंटिंग 1-2 सवाल भी डाले हुए हैं जो मैं आपको बोर्ड पे भी नहीं, सवाल सोल्यूशन से दिखाऊंगा। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे जरूर जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि जो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है वो दोबारा बता सकूं। इस सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस है, तो है तो डिसीजन मेकिंग ही, और फाइनेंस डिसीजन है तो डिसीजंस में रुपया पैसा इन्वॉल्व है। लॉन्ग टर्म डिसीजन ये होता है कि हम जो भी डिसीजन करने लगे हैं, हम उसके रिजल्ट्स के लिए तैयार हैं मल्टीपल ईयर्स के लिए। जैसे आपने जब सीए करने का फैसला किया, तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन है? लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और सीए करना ही लॉन्ग टर्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपने इसी को ही करियर लेके चलना है, तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। लेकिन अगर आपने ये फैसला करना था कि इस सेशन के लिए, सिर्फ इस सेशन के लिए पढ़ने के लिए कहीं किराए पे जगह चाहिए, बस ये अटेम्प्ट दे लूं बस फिर चला जाऊंगा, वो आप पढ़ने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, कोई फ्लैट, कोई किसी जगह पर, तो कौन सी जगह पर किराए पे कमरा लें, ये आपका अगेन डिसीजन है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म वो होती है जिसमें बिजनेस अपने उस डिसीजन के इफेक्ट्स मल्टीपल ईयर्स को सामने रख के, और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वो है जिसमें वो अपने डिसीजन के इफेक्ट्स 1 साल के अंदर अंदर देख रहा है बस। चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, डिसीजन मेकिंग में कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। जैसे अगर आपने ये भी फैसला करना था ना कि आज शाम को क्लास लेने आना है कि नहीं आना, तो क्या क्या फैक्टर कंसिडर किए होंगे? हैं? फॉर्म से ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नहीं आज क्लास लेने जाऊंगे नहीं, ये या दवा करो है, रास्ता क्लियर है कि नहीं, वेदर आज क्या है, और अगर रिपीटर तबीयत नीयत सब शामिल है, और अगर रिपीटर है तो जो पढ़ाना है वो फायदा भी है कि नहीं है। तो आप इस डिसीजन के लिए कि आज की क्लास लेने की नहीं लेनी है, ये कंसिडर किया था कि मैट्रिक में कितने नंबर थे आप? हैं? नहीं ना। ये कंसिडर किया था कि आप जिस हॉस्टल में रहते हैं उसका किराया कितना है? नहीं। या आपने परसों कौन से कपड़े पहने हुए थे? तो जब भी कोई फैसला करना है तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, लेकिन सिर्फ वो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिन पे उस डिसीजन ने असरअंदाज होना, जिन पे उस डिसीजन का फर्क पड़ना है। तो इसको कहते हैं, हम जब भी डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। और चूंकि हम लोग बिजनेस फाइनेंस डिसीजन पढ़ रहे हैं, तो हमने सारे डिसीजन रुपए पैसे में तोलने हैं, तो हमने सारे के सारे वो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जो रुपए पैसे होते हैं। मतलब खुशी, मजा, दुख, ये नहीं कंसिडर होना, इतने रुपए का खर्चा होगा, इतने रुपए का इनफ्लो होगा, हमने ये कंसिडर करना है। तो चाहे शॉर्ट टर्म डिसीजन है चाहे लॉन्ग टर्म डिसीजन है, बेसिक रूल ये है कि हमने सिर्फ वो फाइनेंशियल आइटम्स कंसिडर करनी है जो डिसीजन के लिए रेलेवेंट है। ये फैसला कैसे होगा, इसके लिए ना मैंने 4 रहनुमा असूल बनाए हुए, और उसी को ही लेके आगे चलूंगा। कोई भी डिसीजन करना है, अच्छा कोई भी डिसीजन करना है तो फाइनेंस में मोटी मोटी अगर बात करूं तो 2 तरह के डिसीजन होंगे। या तो हमने कोई एक एक्शन लेना होगा, तो उसका डिसीजन क्या है कि हाँ या ना, और या फिर मल्टीपल ऑप्शंस में से देखना होगा तो बेस्ट देखना होगा। ये 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो किसी एक के ऊपर हाँ या ना है, या फिर चॉइस, मल्टीपल अल्टरनेटिव में से चॉइस है। तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो हमको एक सिंगल बात, या तो हमको एक सिंगल बात पे हाँ या ना कर रहे होंगे, या फिर मल्टीपल ऑप्शंस कंपेयर कर रहे होंगे। तो चाहे एक प्रपोजल को हाँ या ना करना हो, चाहे मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर करना हो, तरीका एक ही है कि सिर्फ वो रुपए वाली आइटम्स कंसिडर करेंगे जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। अच्छा, ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज है
इस पे बात करता हूं, यानी कोई एक काम है, हाँ या ना फैसला करना है। तो अगर प्रॉफिटेबल होगा तो हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं है तो ना, सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसके लिए इनकम्स और एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। कौन से इनकम्स और एक्सपेंसेस जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। 4 चीजें बता रहा हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लें रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने के लिए। हम जिस काम का हाँ या ना करने लगे, जैसे आपको एक कस्टमर की तरफ से एक प्रपोजल आया है कि हम आपसे 100 चेयर्स खरीदना चाहते हैं। आपने उस कस्टमर, लेकिन मैं इतने पैसे देने को तैयार हूं। कस्टमर कह रहा है 100 चेयर्स खरीदनी है और इतने पैसे देने को तैयार हूं। या चलो सीए फर्म की बात कर लेते हैं। एक कस्टमर आपसे कुछ अपना बिजनेस प्रोसेस स्टडी करवाना चाहता है, उसकी रिपोर्ट मांग रहा है और कहेगा जी मैंने इतने पैसे देने हैं आपको। अब आपने फैसला करना है कि इसको हाँ कहना है कि नहीं कहना। अगर प्रॉफिटेबल होगा तो हाँ कह देंगे। तो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है ये पहचानने के लिए इनकम्स और एक्सपेंसेस लेने हैं। तो डिसीजन मेकिंग का तरीका यह है कि वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज लेने हैं जो इस प्रपोजल के लिए रेलेवेंट हैं। क्या खास बात होगी कि रेलेवेंट होंगे, ये मैं आपको 4 निशानियां बता रहा हूं। कस्टमर से जो हमें इस काम का पैसा मिलना है, जो प्राइस मिलनी है, वो रेलेवेंट है इस डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। कस्टमर जो हमें इस काम के पैसे देगा प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए रेलेवेंट है। क्यों? हम अगर ये काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस काम के लिए हमें एक बंदा भी चाहिए जो ये सारी, जो मैं मिसाल क्या दे रहा था, सीएफएम की मिसाल दे रहा था। तो हमें उनको बिजनेस प्रोसेस स्टडी करके रिपोर्ट बना के देनी है, तो हमें इसके लिए रिसोर्स चाहिए होंगे। तो उन रिसोर्स को इस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पैसे एज एन एक्सपेंस कंसिडर करें कि ना करें? क्यों? काम करेंगे तो उनको पैसे देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो इन 2 बातों से मैं आपको 2 रूल्स बताता हूं कि वो इनफ्लो जो इस डिसीजन की वजह से होगा वो एक रेलेवेंट इनफ्लो है, और वो जो इस डिसीजन की वजह से आउटफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट आउटफ्लो है। और मिसाल देता हूं, एक बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा ना वो हमने हॉल बनाया हुआ है। फर्म की ट्रेनिंग्स वगैरह करानी होती हैं तो उसमें करवाते हैं, और मौका मिले तो किराए पे भी दे देते होते हैं। तो हमें किसी ने अप्रोच किया है कि हमने अपनी कॉन्फ्रेंस करनी है, तो आप ना अपना ये जो हॉल बनाया हुआ है ये 3 दिन के लिए किराए पे दे दें। अब हमने उसको 3 दिन का किराया, अच्छा इतने पैसे देंगे आप किराए पे दे दें, हमने ये बताना है कि 3 दिन के लिए उसको हाँ करें कि ना करें। इस डिसीजन के लिए वो 3 दिन का जो कस्टमर किराया ऑफर कर रहा है वो रेलिवेंट है कि नहीं? अभी तो बोला था यार, है ना, क्योंकि उसको किराए पे देंगे तो वो पैसे मिलेंगे, नहीं देंगे तो नहीं मिलेंगे। हमारी पूरी ऑफिस बिल्डिंग इटसेल्फ किराए पे है, तो हमारी बिल्डिंग का किराया जो हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, हमारी एक पूरी बिल्डिंग है, उसमें से एक हॉल है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है जो हमें कस्टमर को 3 दिन के लिए किराए पे देना है। वो बिल्डिंग इटसेल्फ हमने किराए पे ली हुई है। तो बिल्डिंग का किराया इस प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के लिए, किस प्रपोजल को, हमने अपनी ही ऑफिस बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस हॉल किसी कस्टमर को 3 दिन के लिए किराए पे देना है। इसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हाँ बोले कि ना बोले। इस बिल्डिंग का किराया वो हमें इस कैलकुलेशन में लेना चाहिए। क्यों? क्यों इररेलेवेंट? हम ये 3 दिन के लिए हॉल कस्टमर को दें या ना दें, हमने तो बिल्डिंग का किराया देना ही देना, तो उसको इस डिस्कशन में हम नहीं लाएंगे। नहीं, मैंने कहा अब जैसे आप इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग में ये तो छोटा कमरा, एक बड़ा कमरा भी है, तो उस बड़े कमरे को किसी कस्टमर, आई कैप ने कहा जी, चलो आई कैप ने पैक वालों से कहा, क्योंकि फिजिकल बैठे ना तो मैं इसी को विजुअलाइज करा देता हूँ। आई कैप ने अप्रोच किया पैक को कि ये तो आपका रूम है ना, ये बड़ा अच्छा है, तो हम यहाँ पर कुछ सेमिनार कराना चाहते हैं, ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो 3 दिन के लिए हमें किराए पे चाहिए। इस डिसीजन को इवैल्यूएट करने के लिए इस पूरी बिल्डिंग का जो पैक किराया देता है मालिक को, वो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा? नहीं होगा ना, तो मैं वो मिसाल दे रहा था। अच्छा, पैक वालों ने जो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं दिहाड़ी पे, उनको दिहाड़ियां देते हैं, डेली वेजेस देते हैं, तो वो इस 3 दिन का किराया, अच्छा जहन में मिसाल रखें 3 दिन के लिए आई कैप ने एक हॉल किराए पे मांगा है, उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग करानी, हमने उनको बताना है कि हाँ जी इतने पैसे में वारा खाता है कि नहीं खाता। इस पूरी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं डेली वेजेस पे, तो वो जो डेली वेजेस है वो इस प्रपोजल के लिए कंसिडर होगी कि नहीं है? क्यों नहीं? वो इस बिजनेस के लिए वो तो वैसे भी रखे हुए। हाँ, अगर आई कैप ने कहा जी हमें ना बाहर स्पेशल कमांडोज चाहिए 3 दिन के लिए, आपको वो भी अरेंज करने पड़ेंगे, तो अब उनको जो अब लाना पड़ेगा वो खर्चा हाँ रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि ये प्रपोजल हम हाँ करेंगे तो वो खर्चा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और मिसाल, अब आई कैप को चाहिए तो वो हॉल बस, लेकिन वो कहेंगे जी आपने ना इस पूरी बिल्डिंग की सफाई भी करानी है, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, बाकी कमरों की भी। अब चाहिए उनको वो सिर्फ हॉल, लेकिन वो कह रहे हैं जी बाकी भी स्पेशल सफाई सुथराई करानी है, क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग आएंगे तो उनपे हमने तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग करानी है, तो हमें ये पूरे कॉलेज की भी सफाई चाहिए। अब चाहिए उनको सिर्फ हॉल, लेकिन हमें पूरी बिल्डिंग की सफाई करानी पड़ेगी, तो ये खर्चा क्यों नहीं? मैंने आपको इसलिए तो कहानी बनाई है कि इसी काम के लिए इन्होंने कहा है रेलेवेंट है। तो इस प्रपोजल की वजह से
जो भी इनफ्लो होगा, की वजह से मेरी मुराद यह है कि अगर ये प्रपोजल होगी तो इनफ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा, रेलिवेंट इनफ्लो है। इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो एक रेलिवेंट आउटफ्लो है। की वजह से मेरी मुराद है कि अगर प्रपोजल ना हुआ तो वो आउटफ्लो नहीं होगा, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो आउटफ्लो होगा। तो 4 बातों में से 2 बातें ये हैं कि इस प्रपोजल की वजह से जो भी इंक्रीमेंटल इनफ्लो है, इंक्रीमेंटल का मतलब है इस प्रपोजल ने हाँ होनी है तो इनफ्लो होना है, नहीं तो नहीं होनी है, वो एक रेलिवेंट इनफ्लो है। इस प्रपोजल की वजह से जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट पड़नी है वो एक रेलिवेंट आउटफ्लो है। ये तो होगी 2 सीधी सीधी बातें। अब 2 हैं उल्टी उल्टी बातें। अगर हमने आईकैप को 3 दिन के लिए ये किराए पे हॉल दे दिया तो उनके ट्रेनीज ने लाके यहां बाहर गाड़ियां खड़ी करनी होंगी। तो यहां पर क्या है कि चूंकि स्पेस होती थी तो हम इर्द गिर्द के ऑफिस को पार्किंग की जगह दे दिया करते थे और रोजाना के हिसाब से उनसे पैसे लेते थे। इर्द गिर्द ऑफिस हैं सारे, उस दिन हम वो काम नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि उनके ट्रेन की पार्किंग होगी। तो इस प्रपोजल की वजह से वो जो उन 3 दिनों में हमने पार्किंग का पैसा कमाना था, इसकी वजह से नहीं कमा सकेंगे, वो एक रेलिवेंट कॉस्ट है। हमें एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल को हां करने की वजह से अब नहीं होगा, वो एक रेलिवेंट आउटफ्लो कंसिडर होगा। इसी का एक और रुख, शाम में ट्रेनिंग है वो, तो हमें शाम में यहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड रात के लिए और रखने पड़ते थे। अब चूंकि वो ट्रेनिंग चल रही होगी तो बिल्डिंग ओपन होगी तो फिर वो गार्ड नहीं रखने पड़ेंगे, उन 3 दिनों के लिए उनको नहीं लाना पड़ेगा। तो एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से बच जाएगा, तो वो एक रेलिवेंट इनफ्लो है, वो सेविंग हो जाएंगी। तो 3-4 बातें हो गई। किसी भी डिसीजन के लिए ये फैसला करना कि फलानी चीज रेलिवेंट है कि नहीं, तो उसके लिए 4 असूल याद रखने कि इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा रेलिवेंट है, इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा रेलिवेंट है। एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से बच जाएगा, रेलिवेंट इनफ्लो है। एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से जाया हो जाएगा, रेलिवेंट कॉस्ट है। तो ये 4 चीजें याद रख लें, क्या पहचानने के लिए कि कौन कौन से इनफ्लो आउटफ्लो रेलिवेंट हैं इस डिसीजन के लिए। इसके लिए एक पुराना सा कैफ का सवाल है, वो सवाल पढ़ लें तो उसका सोल्यूशन भी सामने दिखा देता हूं। ये चले यहां से पढ़ लें, फिर मैं नीचे करता हूं। जी यहां तक पढ़े तो मैं नीचे करूं। यहां तक कहानी है कि हम क्वीन कॉर्प हैं और हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं पीसी के नाम से। हमारे पास एनुअली 10,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है, तो हम 10,000 नहीं बनाते, हम 6,000 बनाते हैं। और वो जो हम 6,000 बनाते हैं उनका पर यूनिट डाटा ये, इतने रुपए का मटेरियल लगता है, इतना लेबर लगता है, इतने वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं, और हमारे साल के फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, सेल प्राइस इतनी है। ये अभी इस वक्त जो हम पीसी बेचते हैं ये उसका पर यूनिट डाटा। एक हमारा कंपेटिटर है, दुश्मन है हमारा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा हिट है, वो एसजी के नाम से बेचता है। उसने हमें कहा है कि भाई देखो हम दोनों को पता है अंदर से तो प्रोडक्ट एक ही है, अब हम ज्यादा मशहूर है, तुम्हारी किस्मत है, तुम फारिग तो बैठे रहते हो, हम पहले अपनी कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं, तुम ऐसा करो कि वो जो तुम्हारे पास कैपेसिटी है तुम 4,000 यूनिट्स हमारे बना दो, स्टिकर हमारा लगेगा, उस पर स्टिकर हमारा लगेगा। तो वो हमसे 4,000 यूनिट्स बनवाना चाह रहा है, तो हमने उसको ये बताना है कि हम उसको बना के देंगे कि नहीं बना के देंगे। ये डिसीजन है। क्या क्या कंसिडर होना चाहिए इन 4,000 यूनिट्स को बनाने से जो इनफ्लो होगा, इन 4,000 यूनिट्स को बनाने से जो आउटफ्लो होगा। कोई इनफ्लो होना था जो इन 4,000 वाले ऑर्डर की वजह से जाया हो जाएगा, कोई आउटफ्लो होना था जो इन 4,000 की वजह से बच जाएगा। ये चारों चीजें कंसिडर करनी है। ये अभी इस वक्त पर यूनिट डाटा है। अगर हमने ये 4,000 यूनिट्स बनाने पे हाँ की तो एडिशनली इतने फिक्स्ड ओवरहेड्स और होंगे और कुछ मटेरियल लेबर के भी मसले होंगे। और जो सेल प्राइस हम अपना प्रोडक्ट इतने का बेचते थे, चूंकि हम कंपेटिटर को और बना देंगे, उसकी मार्केट में सप्लाई और बढ़ जाएगी, जो बचे कुचे लोग हमारे पास आते थे वो भी नहीं आएंगे, तो हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस और गिरानी पड़ जाएगी। तो ये कुछ चीजें सवाल का सलूशन दिखाते हुए बताता हूं। अभी सवाल की मेन कहानी ये है कि हमारे पास साल के 4,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी फारिग है और हमें कंपेटिटर ने कहा है कि हमें बना के दे दो, तो हम उससे पैसे चार्ज करेंगे। कितने चार्ज करेंगे सवाल में नहीं है, चलो मैं कह रहा हूं कि 15,000 रुपए चार्ज करेंगे। तो अब करना यह है कि हम ये सप्लायर का ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें। रेलिवेंट इनफ्लो क्या क्या होगा, ये 4,000 यूनिट्स बेचने से जो हमें पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा,
सेल होगी, तो ये आ गई सेल। 4000 यूनिट्स बेचेंगे इतने रुपए का, ये एक रेलिवेंट इनफ्लो है। फिर इसके अलावा ये वाला पॉइंट पढ़ लें, ये वाला, ये पढ़ लें। हम चूंकि अब ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, ज्यादा मटेरियल खरीदेंगे, तो हमें उम्मीद है कि सप्लायर खुश होकर हमें डिस्काउंट दे देगा ऑन ऑल परचेजेस। तो इस 4000 यूनिट्स के ऑर्डर की वजह, अच्छा इस साल अपने वाले 6000 बनाएंगे, रहने दें, वो तो बनाएंगे। तो इस 4000 वाले की वजह से हमें उन 6000 पे मटेरियल कॉस्ट बचेगी। कितनी बचेगी? 2%। तो वो हमारा रेलेवेंट इनफ्लो है। 6000 यूनिट्स पे 5000 का 2% हमें बचेगा, तो ये एक रेलेवेंट इनफ्लो है। अगर ये ना होता तो मटेरियल इतने का पड़ता है, इसकी वजह से हमें मटेरियल कॉस्ट बचेगी, तो वो एक रेलेवेंट इनफ्लो है। कहाँ? नहीं, हम अगर ये ऑफर एक्सेप्ट ना करें तो हमने 6000 यूनिट्स तो बनाने थे, अब भी बनाएंगे, लेकिन अब वो 6000 पे मटेरियल सस्ता मिलेगा, तो इसकी वजह से हमारी मटेरियल कॉस्ट सस्ती हो जाएगी, जो वैसे पड़नी थी अब वो बचत हो जाएगी। हाँ, इन 4000 पे मटेरियल कॉस्ट लगेगी, वो नीचे आउटफ्लोज में बताऊंगा। अब हम ये 4000 यूनिट्स जब बनाएंगे तो इन पे मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, तो इन 4000 यूनिट्स का मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि बनाएंगे तो खर्चा होगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। तो ये इन 4000 को बनाने का मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड आ गया। अच्छा, कितना कितना मटेरियल पहले 5000 रुपए का मिलता था, अब भी 5000 का मिलेगा, डिस्काउंटेड मिलेगा ना, ये डिस्काउंटेड प्राइस इनटू 4000। हमसे लेबर वाले पहले 1 मिनट का 3000 लेते थे, लेकिन अब जब हम उनसे ज्यादा काम करवाएंगे तो उनके नखरे बढ़ जाएंगे, तो वो कह रहे हैं जी कि हम तो हर यूनिट का 500 ज्यादा लेंगे ऑन ऑल। तो ये जो 4000 यूनिट्स हैं, ये तो 3500 के पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसकी वजह से जो हमें बाकी 6000 वो भी 500 महंगे पड़ेंगे, तो वो जो ऊपर वाला 500 है वो इसकी वजह से है, तो वो एक रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है। और ये जो 4000 यूनिट्स हम बनाएंगे तो इन पे वेरिएबल ओवरहेड भी लगेंगे, ये वो वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, और इनकी वजह से एडिशनल फिक्स कॉस्ट होगी, ये दी हुई थी 8 लाख, वो भी रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि इसकी वजह से एडिशनल है, ये वो इंक्रीमेंटल आ गया एडिशनल 8 लाख। इसकी वजह से जी चूंकि एडिशनल आ गई इसलिए रेलेवेंट। इसकी वजह से हम जो हंसी खुशी अपना प्रोडक्ट 15000 रुपए का बेच लिया करते थे, अब वो 14500 का बेचने का, तो हमारे 6000 यूनिट्स 500 रुपए सस्ते बिकेंगे, तो वो जो 500 रुपए का इनफ्लो होना था नहीं होगा, वो हमारा एक रेलेवेंट कॉस्ट है। इन 6000 पे 500 रुपए। और फाइनली हमें क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, तो हमें एक सेपरेट आफ्टर सेल सर्विस का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें साल का इतना एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, तो ये एडिशनल भी रेलेवेंट है, तो ये भी रेलेवेंट है। और अब भी नेट चूंकि प्रॉफिट बन रहा है, तो हम कंपेटिटर को ये 4000 यूनिट्स बना देंगे। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग या बेशक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, बुनियादी बात यह है कि हमने सिर्फ वो रुपए पैसे कंसीडर करने हैं जो रेलेवेंट है, और रेलेवेंट की पहचान 4 बातें। इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा रेलेवेंट है, इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा रेलेवेंट है, एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से बचेगा, रेलेवेंट इनफ्लो है, एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से जाया हो जाएगा, रेलेवेंट आउटफ्लो। ये चारों चीजें रेलेवेंट पहचानने के लिए रूल्स हैं, और अगर एक ही प्रपोजल एवेल्युएट कर रहे हैं तो सादी सी बात है, प्रॉफिटेबल है तो हाँ, लॉस मेकिंग है तो ना। तो फिर बिजनेस की मर्जी कि बरकत के लिए करना चाहता है तो ठीक है, तो फिर डिसीजन मेकर की मर्जी है, ब्रेक इवन आ गया तो चलना है कि नहीं चलना। हम तो सिर्फ सेठ साहब को मशवरा दे रहे हैं कि ये अच्छा है कर लो, बाकी सेठ साहब ने फैसला करना है। अच्छा, ये भी एक कॉस्ट जो बचपन की कॉस्ट है उसका पोर्शन है, रेलेवेंट की डिटेल्स, लेकिन मैं ये अभी नहीं कराऊंगा। ये मैंने ना आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कुछ 2 दफा टेस्ट हुआ है। अगर आप हैं, ये क्या हुआ भाई रेहान? डिटेल पोर्शन होता है, ये आपको शायद कहीं कच्चा कच्चा सब मेमोरी में हो कि हमें इस प्रपोजल के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो अगर पहले से पड़ा हुआ है तो क्या रेलेवेंट है, और अगर हमारे वो रेगुलर यूज का है तो क्या, रेगुलर यूज का नहीं है तो क्या, या अगर हमें इस काम के लिए कुछ लेबर चाहिए, वो लेबर हमारे पास पहले से मौजूद है तो क्या, ओवर टाइम लगाना है तो क्या, यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस में से चुनना कि कौन सा मटेरियल कौन सा लेबर। तो ये एक डिटेल डिस्कशन होती है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में 2 दफा टेस्ट हुई है। तो जब मैं आपको वो 2 सवाल कराऊंगा ना, ये तब रिवाइज कराऊंगा, वरना तब तक भूल जाएंगे। तो इसलिए ये स्किप करके मैं आता हूं यहां।
शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एक तो हो सकता है कि एक वन ऑफ ऑर्डर है जिसको वैल्यूएट कर रहे हैं, और ये मैं आपको एक्चुअली दिखा चुका। ये हो गया कि हमने कस्टमर को हाँ बोलना है, तो इवैल्यूएशन का मतलब है कि प्राइस उसने बताई है तो हम हाँ बोल देंगे अगर प्रॉफिटेबल है, लॉस में तो ना बोल देंगे, और प्राइसिंग करनी है तो कॉस्ट कैलकुलेट करके उस पर प्रॉफिट डाल के उसको प्राइस बता देंगे। तो ये तो मैं आपको भी सवाल दिखा चुका। कंटिन्यू और शटडाउन ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का नहीं है तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का। लेकिन इसका एक सवाल मैंने आपको शायद क्लास वर्क शायद होमवर्क लेकिन डिस्कशन में लाना है, तो इस भी एक छोटा सा रिकैप देते हैं। कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजन का मतलब होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने में हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लॉस मेकिंग सा है, तो अब हम ये फैसला करना जा रहे हैं कि चलते रहें ऐसे ही या बंद करें। तो ये भी एक डिसीजन है। तो इस डिसीजन रूल क्या होना चाहिए? हम दोनों ऑप्शंस की रेलेवेंट आइटम्स चेक करें। अगर दोनों में ही नुकसान है, इसमें भी नुकसान है, इसमें भी नुकसान है, तो जिसमें कम नुकसान है, और अगर दोनों में ही समहाउ पैसा बच रहा है तो जिसमें ज्यादा पैसा बच रहा है, ये कंटिन्यू और शटडाउन है। और मेक और बाय डिसीजन ये भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हो सकता है। मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन क्या लगता है नाम से? कि हम कोई प्रोडक्ट या मटेरियल चलें, हम एक मटेरियल खरीद के लाया करते थे, अब हम सोच रहे हैं क्यों ना उसकी अपनी ही फैक्ट्री लगा लें। तो उस मटेरियल को जैसे पहले खरीद रहे थे खरीदते रहें, या खुद बनाना शुरू कर दें, या फिर खुद बनाते थे हम लेकिन हमसे अच्छा मैनेज नहीं हो रहा तो वैसे ही बनाते रहें या खरीदना शुरू कर दें। तो अब इसमें डिसीजन कैसे होना चाहिए? है तो दोनों ही खर्चा, तो अब डिसीजन क्या होगा? जो चीज, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर हमने मल्टीपल ऑप्शंस कंपेयर करनी है तो डिसीजन रूल क्या है? अगर खर्चे ही खर्चे हैं तो जिसमें कम खर्चा है, और अगर फायदे ही फायदे हैं तो जिसमें ज्यादा फायदा है, और अगर सिर्फ एक काम करने का हाँ या ना का फैसला करना है तो प्रॉफिटेबल है तो हाँ, लॉस मेकिंग है तो ना। और इन सारे डिसीजंस में काम करने का कैलकुलेशंस करने का तरीका क्या है? वो आइटम्स कंसीडर करनी है जो रेलेवेंट हैं। जी नहीं, एक होते हैं नहीं ये वो बीएफडी में ये वो चीज नहीं है, मतलब प्राइसिंग डिसीजंस एज सच बीएफडी में नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें वो सवाल वाला उसकी प्रोडक्ट की प्राइस पूछ लेता है, तो वो प्रॉपर प्राइसिंग डिसीजन नहीं, मतलब जो आप कह रहे हैं ना प्राइसिंग डिसीजंस, वो नहीं है बीएफडी में। अच्छा, ये भी ना मैंने कैफ के कॉस्ट अकाउंटिंग के एक दो सवाल डाले, मैं सिर्फ एक रीकैप के लिए, इस पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बस रीकैप दे रहा हूं, खुद ही समरी बता देता हूं उसकी, आप पढ़े भी नहीं बेशक, सिर्फ देख ही लें। एक बिजनेस के पास ना एक बिजनेस डिवीजन है, बहुत सारे उसके डिवीजन होंगे, एक बिजनेस डिवीजन है, इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड कि वो इस डिवीजन को, इस ब्रांच को 1 साल बाद बंद कर देंगे। ये डिसाइड कर चुके कि इन ऑपरेशंस को, हो सकता है कोई मुख्तलिफ मुल्कों में हो तो एक मुल्क की बात हो रही हो सकता है मुख्तलिफ शहरों में हो तो एक शहर की बात हो रही हो सकता है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हो तो एक फैक्ट्री की बात हो रही हो। ये फैसला कर चुके हुए हैं कि साल एंड तक इस जगह को हमने छोड़ ही देना, ये फैसला हो चुका। लेकिन जब ये बात लीक हुई तो वर्कर्स तो अभी छोड़ गए, तो अब मैनेजमेंट ने ये फैसला करना है कि हम मेन लोग तो छोड़ गए और 1 साल तो हमने गुजारना ही था, तो क्या हम जैसे तैसे भी वर्कर्स मिलें, उनको लाके जैसे तैसे भी प्रोडक्शन हो करें और साल गुजारें, या अभी ही निकलें और इस साल बाद तो हमने जाना था, टिकने तो साल बाद की क्राइम ही है, या बिल्डिंग किसी को किराए पे दे दें। दोबारा हम ये फैसला कर चुके हुए हैं कि हमने 1 साल बाद इस बिल्डिंग को खाली कर देना है, इस फैक्ट्री कह लें चले, हमें 1 साल बाद इस फैक्ट्री को खाली करके चले ही जाना है। लेकिन चूंकि खबर लीक हो गई तो सारे काम के वर्कर्स अभी छोड़ गए, तो अब ये फिक्र हो गई मैनेजमेंट को कि हमने टिकटें तो कराई साल बाद की, तो क्या किसी भी तरह 1 साल फैक्ट्री रन करें, मेन वर्कर्स तो सारे छोड़ गए, तो टूटे फूटे वर्कर्स लाके काम चला लें और 1 साल और फैक्ट्री रन कर लें, साल बाद तो चले जाना है, या फिर अभी ही काम समेटें और बिल्डिंग हमारे पास साल तक तो है ही, चलो साल तक किसी को किराए पे दे देते हैं। तो इस वक्त डिसीजन क्या है कि साल तक खुद ऑपरेशंस कंटिन्यू करें या ऑपरेशंस अभी छोड़ के किराए पे दे दें। तो इसमें सॉल्व करने का तरीका यह होगा कि अगर खुद ऑपरेशंस रन करें तो क्या क्या रेलिवेंट है, और अगर छोड़ के ये बिल्डिंग किराए पे दे दें तो क्या क्या रेलिवेंट है, और अगर हर ऑप्शन मतलब दोनों ऑप्शन में नेट फायदा ही निकला तो जिसमें ज्यादा फायदा है, और अगर दोनों में नुकसान ही हुआ तो जिसमें कम नुकसान है। तो इसलिए इसमें सिर्फ
ज़बानी, क्योंकि मकसद मेरा ना आपको ये सारी चीजें रिवाइज कराने का, सिर्फ जो डिसीजन मेकिंग का एसेंस है ना वो बताना है। ये डिटेल कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के करवाने नहीं है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की कैलकुलेशन है। तो इसलिए इस वक्त इसका मकसद सिर्फ आपको सामने, क्योंकि ज़बानी बात करता तो और थी, तो मैं सामने फिगर्स दिखा रहा हूं, लेकिन कर मैं ज़बानी बात रहा हूं, तो इसकी कैलकुलेशन की डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो एक ऑप्शन ले ली कि अगर हम खुद ऑपरेशंस बंद कर दें और किसी को साल के लिए किराए पे दे दें, तो हमें क्या मिलेगा और मजीद क्या क्या होगा, या फिर हम खुद ही इसको 1 साल ऑपरेशंस कंटिन्यू कर लें तो क्या क्या होगा। तो अगर किराए पे देंगे तो किराया मिल जाएगा, खुद ऑपरेशंस करेंगे तो सेल्स आ जाएंगे, सेल्स आएंगे तो खर्चे भी आएंगे। तो इन सब ऑप्शंस को सॉल्व करके एंड पे, क्योंकि सब ऑप्शंस में ही पॉजिटिव था, अच्छा सब ऑप्शन, मैं तो 2 ऑप्शन बोल रहा था, इस सवाल में ना एक ऑप्शन और भी थी कि सेल प्राइस उतनी ही रहने दें तो कितने यूनिट्स बना लेंगे, या सेल प्राइस कम कर लें तो कितने बना लेंगे। तो इसलिए 3 ऑप्शंस थी इसमें, और चूंकि एंड पे तीनों ही प्रॉफिटेबल हैं, तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चाहे कंटिन्यू और शट डाउन हो, चाहे मेक और बाय हो, चाहे कोई एक प्रपोजल को हाँ या ना बोलना हो, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने रेलेवेंट आइटम्स कंसिडर करनी है। अगर एक ही प्रपोजल को हाँ या ना बोलना है तो रूल क्या हुआ, प्रॉफिटेबल नहीं, एक ही प्रपोजल को हाँ या ना कहना है। प्रॉफिटेबल है तो हाँ, नहीं है तो ना। और प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, रेलेवेंट इनकम और एक्सपेंसेस, बल्कि इनकम एक्सपेंसेस के वर्ड की जगह मैं कहूंगा रेलेवेंट इनफ्लो और रेलेवेंट आउटफ्लो। और रेलेवेंट इनफ्लो और रेलेवेंट आउटफ्लो क्या होगा, इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा, इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा। इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से जाया हो जाएगा, रेलेवेंट आउटफ्लो है। एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से बच जाएगा, रेलेवेंट इनफ्लो है। तो इन आइटम्स को कंसीडर करके अब अगर नेट प्रॉफिटेबल रहा तो हाँ, नहीं तो ना। और अगर मल्टीपल ऑप्शंस चूज करनी है तो तरीका अब भी यही है, रेलेवेंट आइटम्स लेनी है। लेकिन अगर एंड पे सब ऑप्शंस प्रॉफिटेबल निकली तो ज्यादा प्रॉफिटेबल, और सब ऑप्शंस पे लॉस निकला तो कम लॉस। तो ये डिसीजन मेकिंग का आपको सिर्फ एसेंस रिवाइज कराना था, और बस ये इतना ही कराना था। उसके अलावा इसमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग भी है, और वो आपके बिल्कुल सिलेबस में है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग पे पहुंचूंगा तो मैं आपको इस चैप्टर में से लीनियर प्रोग्रामिंग रिवाइज कराऊंगा, अभी नहीं। और इस चैप्टर में मैंने बस सिर्फ यही चीजें लिखी हुई थी, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बीएफटी का तो हिस्सा ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्ट की डिसीजन मेकिंग से कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाने थे, ताकि मैं इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू कर सकूं। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग फिर इंशाल्लाह मैं कल की क्लास से शुरू करता हूं, यानी प्रॉपर्ली जो है बीएफटी का सिलेबस मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से शुरू करता हूं और कल से करता हूं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।